हेलो एवरीवन, टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि अध्याय 1 का विद्युत आवेश में हमने कुछ टॉपिक किए थे। ठीक है, तो आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में देखा था कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम के नियम का सदिश रूप देखा था। ठीक है, कूलाम के नियम ने जो परिभाषा दी थी आवेशों को, उसको देखा था। तो आज हम देखेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, तो अध्यारोपण का सिद्धांत का जो स्टेटमेंट है वो क्या है। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या बोलता है कि बहुल आवेशों के किसी निकाय में किसी एक आवेश पर लगने वाला बल परिणामी विद्युत बल निकाय में स्थित अन्य आवेशों द्वारा उस आवेश पर लगने वाले विद्युत बलों के योग के बराबर होता है। सबसे पहले जो टर्म बोला है बहुल आवेश, मतलब क्या होता है कि बहुत सारे आवेश। तो जब हम देखते हैं कि ऐसा निकाय जिसमें बहुत सारे आवेश हैं, उस कंडीशन पे किसी एक निकाय पर जो बल लगेगा वो अन्य सभी आवेशों के द्वारा जो उस पर बल लगेगा उसका बराबर होगा। इसको हम समझते हैं कैसे कि अगर हम एक आवेश लें, ठीक है, ये हमारा मान लीजिए एक आवेश है। कौन सा आवेश है हमारा, ये है हमारा Q1। ठीक है, दूसरा आवेश है हमारा Q2, तीसरा आवेश है हमारा Q3, इसी तरह Qn। ठीक है, तो ये हमारा है Q1 और ये है आपका Q2, Q3 और ऐसे ही आपके Qn आवेश हैं। ठीक, ये हमारा क्या है, बहुल आवेश निकाय। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो क्या होगा, अगर हम Q1 का बात करें, ठीक है, Q1 का अगर हम बात करें तो इस कंडीशन पे इस आवेश पे जो Q1 द्वारा लगेगा बल वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, इसको अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरीके से कार्य करेगा। ठीक है, और सिमिलरली ये चीज को अगर हम देखें तो Q2 पे Q3 के कारण कुछ बल लगेगा और इस पे Qn पे कुछ बल लगेगा। तो इस तरीके से ये क्या है, एक निकाय की तरह काम कर रहा है। इसी चीज को अगर हम और समझे तो क्या होगा, अगर हम इस Q1 को क्या बोल रहे हैं, ये Q1 जो है ये है हमारा मेन आवेश जिसका हम क्या कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं। तो ये जो Q1 है वो क्या है आपका, अगर ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मतलब कि क्या है, सभी धनावेश हैं। तो इस कंडीशन पे आप देखेंगे कि जो Q1 पे Q2 के द्वारा जो बल लगेगा वो क्या होगा, हमने कूलाम के नियम पे पढ़ा था कि Q2 पे जो अगर Q1 का बल अगर हम देखें तो ये कितना होगा, किस पे लग रहा है बल लग रहा है एक पे, और किसके द्वारा लग रहा है, दो के द्वारा। ठीक है, पहले आवेश पे लग रहा है दूसरे आवेश के द्वारा। अगर हम इसी चीज को और देखें Q1 पे, ठीक है, ये तो हमारा ये हो गया सेकेंड आवेश पे कितना लगा है। अब अगर हम Q3 के लिए देखें, Q3 पे अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरीके से बल आरोपित करेगा। और क्यों ऐसा कर रहा है, ये बाहर क्यों जा रहा है, क्योंकि सारे धनावेश है और धनावेश के बीच प्रतिकर्षण होता है। तो ऐसा गया तो ये क्या होगा, कितना कहलाएगा, कितना फोर्स होगा, 1 पे लग रहा है और किसके द्वारा, 3 पे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें n आवेश को तो ये n आवेश पे जो बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल, वो कितना होगा, इस तरीके से होगा F1n। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम जानते हैं कि जो हमारे आवेश रहते हैं उन पे जो बल रहता है वो क्या रहता है, सदिश रहता है। ठीक है, तो इनकी एक दिशा होगी। साथ ही साथ अगर हम दूरी को देखें तो यहाँ पर देखिए दूरी हम क्या लेते थे, जैसे कूलाम के नियम पे लेते थे, सिमिलरली ये सारी चीजें यहाँ पर ऐसे ही काम करेगी। तो देखिए अगर हम Q1 और Q2 के बीच की दूरी देखें तो कितना होगा, ये होगा आपका Q21। ठीक है, क्योंकि हम 2 से 1 की ओर जा रहे हैं। ऐसे ही हम 3 को देखें तो क्या होगा, Q31। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इसको देखें तो क्या होगा, Qn1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इनके बीच की दूरी। ठीक है, तो क्या बोल रहा है आपको इसका स्टेटमेंट बोलता है कि बहुल आवेश के किसी निकाय पर किसी एक आवेश, तो हमारे लिए कोई एक आवेश कौन सा है, Q1। ठीक है, Q1 पर लगने वाला परिणामी विद्युत बल। ठीक है, परिणामी विद्युत बल मतलब कि क्या हो गया, हम मान लेते हैं F। ठीक है, किसके बराबर होगा, निकाय पे स्थित अन्य आवेशों द्वारा उस आवेश पर लगने वाले विद्युत बलों के योग के बराबर होगा। तो मतलब कि इसका परिणामी बल किसके बराबर होगा, F1 पे। ठीक है,
तो इस पे कौन कौन से लग रहा है, F21 प्लस F13 प्लस इसको हम डैश डैश ले लेते हैं, ठीक है, F1N, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट बोल रहा है, ठीक है, परिणामी विद्युत बल, ठीक है। तो ये हमारा है परिणामी विद्युत बल कि इस पे आरोपित होने वाले सारे बलों के बराबर होगा, ठीक है। तो अगर अब हम यहाँ पर देखें जो हमारा F12, F13, F1N है, इसको अगर हम निकालने का देखें तो क्या होगा, आप देखिए यहाँ पर कि F12 को हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम F12 को कैसे निकाल सकते हैं, कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल किसके बराबर होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणित दोनों आवेशों के गुणनफल, ठीक है। तो दो आवेश कौन कौन से हमारे, 1 और 2, ठीक है, इनके बीच की दूरी के वर्ग, ठीक है, इनके बीच की दूरी क्या है, 1², ठीक है। हमने क्या बोला, जो आपके फोर्सेस हैं वो कैसे हैं, सदिश हैं, ठीक है, जितने भी परिणामी बल है वो सदिश राशियां हैं। तो हम क्या करेंगे, कूलाम के नियम का सदिश के रूप का ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये तो हो गया क्या कि इतना बल लग रहा है, अब हमको ये क्या हो गया, हमारा बल का परिणाम। अब इसकी दिशा दिखाएंगे, तो दिशा दिखाने के लिए क्या करेंगे, इसके बीच का जो दूरी है, ठीक है, कितना है, R21, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कैप लगा के दिखाएंगे इसकी दिशा। ये तो हो गया हमारा क्या, F12, ठीक है। आप देखते हैं F31 क्या होगा, F13 क्या होगा, F13 कुछ नहीं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर कौन सा है आपका, है Q3 और Q1, ठीक है। तो Q1 और Q3 इनके बीच का दूरी कितना है, R31 इसका स्क्वायर, ठीक है। और इसका जो दूरी है इसको हम क्या करेंगे, ये इसका दिशा बताएगा। इसी तरीके से अगर हम n का देखें तो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, Qn Rn1 स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, Rn1, ठीक है। तो इसी तरीके से और भी अगर जितने भी हमारे फोर्सेस रहेंगे उसका है ये। तो अब इन्हीं सारे जो फोर्सेस हैं इसको अगर हम इस इक्वेशन पे अगर हम इसको समीकरण 1 मान ले, तो ये सारे जो हमारे फोर्सेस निकले हैं इसको हम किस में पुट करेंगे, इसको हम रखेंगे समीकरण 1 में। तो देखते हैं समीकरण 1 में रखने पे क्या आता है, तो देखिए यहाँ पर समीकरण अगर 1 में हम रखें तो F12 के लिए क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसके लिए क्या था, Q1 Q2 R12 का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी R21 का स्क्वायर, और ये R21, ठीक। इसके लिए क्या था आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q3, इसके बीच का दूरी कितना था, 31 का स्क्वायर, और ये R31 कैप, ठीक है। सिमिलरली इसके लिए क्या था, n के लिए क्या था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn R⁴n1 स्क्वायर Rn1, ये, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा परिणामी बल, ठीक है। तो अध्यारोपण का जो सिद्धांत है वो हमें इस तरीके की जानकारी देता है कि अगर बहुत सारे आवेश हैं और किसी एक आवेश पे टोटल हमको फोर्स निकालना, टोटल बल निकालना है, तो हम कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण में अंतर, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है
वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर। ठीक है, तो देखते हैं वैद्युत बल और इसमें क्या अंतर होता है। वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण। तो सबसे पहले अगर हम देखें इनके मानों को देखें, ठीक है, मान जो रहते हैं, जो हमारे विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण के मान होते हैं, बल जो हम होते हैं वो क्या होता है, इसका जो बल का जो आप देखेंगे तो क्या होता है 4πε0 Q1 Q2 r², इसके बराबर होता है। और अगर हम इसका देखें गुरुत्वाकर्षण बल, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है जी, दोनों ही पिंडों के मास का गुणनफल और उनके बीच के दूरी के वर्ग के बराबर होता है। तो आप यहाँ पर से देख सकते हैं दोनों ही जो रहता है वो वर्ग व्युत्क्रम के नियम पर आधारित रहता है, ठीक है। लेकिन हम अगर देखें तो यहाँ पर क्या होता है, दो आवेशों के बीच का बल बताता है, और यहाँ पर जो रहता है बल वो दो प्रकृति का होता है। पहला होता है आपका प्रतिकर्षण बल, दूसरा होता है आपका आकर्षण बल, ठीक है। तो आपने देखा था कि प्रतिकर्षण बल क्या होता है, प्रतिकर्षण बल होता है जो समान आवेशों के मध्य लगता हो, और आकर्षण बल क्या था, जो विपरीत आवेशों के मध्य लगता हो। वहीं पर अगर हम गुरुत्वाकर्षण बल को देखें तो इसका जो प्रकृति रहता है वो सिर्फ आकर्षण प्रकृति का होता है, मतलब कि ये सिर्फ आकर्षण बल होता है किसी भी दो पिंडों के बीच, तो ये क्या होता है, आकर्षण बल होता है, ठीक है। अब अगर हम ध्यान दें तो हम क्या देखते थे, जो ये F था वो दो आवेशों के मध्य के माध्यम के ऊपर डिपेंड करता था, मतलब कि उस जो आवेश है उनके मध्य जो है वायु है, निर्वात है या कोई अन्य माध्यम है, इस पे निर्भर करता था। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि माध्यम पे निर्भर करता है, ठीक है। इसका जो मान है आपका वैद्युत बल का माध्यम पर निर्भर करता है। वहीं पर अगर हम इसको देखें तो क्या होता है, माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो ये जो रहता है आपने यहाँ पर देख लिया। अब अगर हम देखें कि वैद्युत बल है और गुरुत्वाकर्षण बल है, इन दोनों के बीच अगर हम अंतर देखें तो आपका जो वैद्युत बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कंपैरिजन पे ज़्यादा अगर हम यहाँ पर देखें कि वैद्युत बल जो है गुरुत्वाकर्षण के कंपैरिजन पे ज़्यादा अधिक बल लगाता है, ठीक है, किसी भी आवेशों के मध्य। तो ये भी हमारा एक पॉइंट हो सकता है, क्या हम दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण के 10⁻36 गुना बड़ा होता है। ठीक है, यहीं पर अगर गुरुत्वाकर्षण बल को देखें तो वो क्या होता है, वैद्युत बल के आपके कंपैरिजन पे क्या होता है, बहुत ही कमजोर बल होता है, दुर्बल बल होता है। देखते हैं यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल अति शीर्ण बल होता है। शीर्ण बल मतलब कि कमजोर बल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुछ इसके अंतर देख लिए।
ठीक है, तो ये जो है आपके गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल के बीच कुछ अंतर है। तो देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसे हम समझते हैं कि जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है वो क्या होता है। सबसे पहले ये देखते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी भी आवेश द्वारा, ठीक है, किसी भी आवेश द्वारा, ठीक है, आरोपित वह क्षेत्र, ठीक, आरोपित वह क्षेत्र जिसपे अगर हम कोई परीक्षण आवेश लाएं तो वो उस क्षेत्रफल में क्या करे, एक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल महसूस हो। मतलब कि क्या होता है कि कोई भी आवेश का वह क्षेत्रफल जहां तक उसका प्रभाव हो उसी को ही क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र। तो इसको हम करने के लिए क्या करते हैं, कोई भी एक जो ऐसा आवेश लेते हैं जिसको हम क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं। तो मान लेते हैं हमारा परीक्षण आवेश है Q0, ठीक है, ये किसी भी एक जगह स्थित है, ठीक। तो ये अगर मान लेते हैं हमारा जो परीक्षण आवेश है वो धनावेश है, और जो ये विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न हुआ है जिस आवेश के द्वारा वो भी क्या है, धनावेश है। तो इस कंडीशन पे हम देखते हैं कि ये क्या होगा, ये जो परीक्षण आवेश है वो क्या करेगा, प्रतिकर्षण बल महसूस करेगा, क्योंकि सेम आवेश है इसके, ठीक है। तो इस कंडीशन पे देखिए ये कुछ इस तरीके से फोर्स लगाएगा, ठीक है, इसको बाहर फोर्स करेगा, ठीक। तो इसका जो लगने वाला बल जो रहेगा वो कुछ इस डायरेक्शन पे लगेगा, ठीक है। तो क्या बोलता है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है कि किसी भी आवेश द्वारा क्रिएट कोई भी एक क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें विद्युत क्षेत्र को और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे बता सकते हैं, किसी भी आवेश द्वारा जो क्षेत्र उत्पन्न हुआ है वह कितना अपने जो परीक्षण आवेश है उसको आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर जो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से, ठीक है। तो ये क्या है हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको कैसे समझ सकते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं कि जो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है इन दो जो आवेश है इनके मध्य लगने वाले बल, ठीक है। तो इसके बीच लगने वाला बल कौन सा है, F, ठीक है, और इस परीक्षण आवेश के भागित के बराबर होता है। तो ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो इसका हम क्या कर सकते हैं, इसका इकाई कैसे बता सकते हैं, इसका इकाई हम बता सकते हैं, फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, ठीक है, और Q0 का क्या होता है, कूलाम, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी इकाई, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका अगर हम वीमा देखें, ठीक है, तो वीमा का क्या होगा, वीमा होगा आपका किसी भी फोर्स का mL/T-2, और जो आपके कूलाम का होता है वो होता है AT। इसको हम आगे और पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर से आप इसकी वीमा निकाल सकते हैं mL/T-3 और A-1, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका वीमा हो गया। अब यहाँ पर जो फोर्स है इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, कूलाम के नियम के आधारित पे निकाल सकते हैं, 4πε0 किसके किसके बीच लग रहा है, Q0 और Q के बीच, ठीक है, Q0 और Q के बीच। ये कितना हो गया, ये हो गया आपका, इसके बीच अगर हम मान लेते हैं R का दूरी है,
ठीक है, ये r इसका दूरी है तो ये स्क्वायर, और ये जो है ऊपर जाके क्या हो जाएगा 1/Q0, तो ये Q0 और Q0 हट गया आपका। ठीक है, तो ये सॉरी ये आपका था फोर्स। ठीक है, इसको अभी फोर्स ही समझते हैं। ठीक है, ये फोर्स है। अब इसी फोर्स को अगर हम इस इक्वेशन पे डालें तो क्या हो जाएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q r स्क्वायर, और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 1/Q0। ठीक है, तो ये Q0 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q r स्क्वायर। तो यही क्या है आपका, यही है आपका किसी भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र। इसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर जो था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत ही सिंपल है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा। ठीक, आगे की क्लास में हम यहीं पर से ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।